हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है, ये जो न्यूट्रिशन होता है, जिस टाइप का न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब फूड को हम अपने बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं या उसको एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो भी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। तो जो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, बाय या थ्रू बकल कैविटी। इंजेशन जो सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, फूड को सिर्फ अपने बकल कैविटी के अंदर, प्रोसेस है वो, फूड को अपने बकल कैविटी के अंदर रखे, उसको अपने बॉडी में इंजेस्ट किए। तो इंजेशन ख़त्म, फूड गया, इंजेशन ख़त्म। अब उसके बाद क्या होगा? दूसरा स्टेप है डाइजेशन। तो डाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि डाइजेशन बोलते हैं किसको हैं। तो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस एज वेल एज अ केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, जिसमें जो फूड हम लोग जो इंजेस्ट किए, उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन होता है, ताकि जो हमारा बॉडी है वो उस सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब कर सके ईजिली, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में नहीं टूटेगा तो उतना एफिशिएंसी या उस एफिशिएंसी से हमारा बॉडी जो है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितने आसानी से वो सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एज वेल एज अ केमिकल प्रोसेस इन विच complex substance is broken down into simpler substances, ठीक है। मैकेनिकल प्लस केमिकल प्रोसेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? उस सिंपलर सब्सटेंसेस का हमारे बॉडी में फिर एब्जॉर्प्शन होगा। उस नाम ही है एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना। वो जो सिंपलर फूड हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम डाइजेस्ट किए, उसको ब्रेक डाउन किए, तो सिंपलर फूड बना, उसको हमारा बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी में ले जाना, उसके मदद से सेल अपना फंक्शन करेगा, अपना प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड करेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? असिमिलेशन। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, इजेशन इज़ द रिमूवल। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, फूड का कुछ ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उन डाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? इजेशन। तो आइए हम लोग पहले डाइजेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन के ऊपर। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? हमने फूड लिया अपनी बकल कैविटी में, तो उसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना किससे होता है, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट से सिस्टम है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एलिमेंट्री कैनाल, और जो सेकंड है वो होगा एक्सेसरी ग्लैंड। क्या होगा? एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? ये एक पैसेज है या एक बोलिए पाथ है, जिस पाथ में
फूड का डाइजेशन होगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा फूड और उसमें उसका डाइजेशन होगा। कहने का मतलब एलिमेंट अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एलिमेंट्री कनाल है तो ये होता है क्या, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी या माउथ। बकल कैविटी से स्टार्ट होगा और एनस पे एंड होगा, एंड एंड्स एट एनस। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या क्या होंगे, एलिमेंट्री कनाल है तो किसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, इसमें होगा ओइसोफेगस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। और क्या होगा, स्टमक होगा। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में क्या होगा, एनस। बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, ओइसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में जाके एंड हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट्री कनाल है। अब एक्सेसरी ग्लैंड क्या होगा, इसमें होगा डाइजेशन, जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, जितना भी वो सारा इस एलिमेंट्री कनाल में होगा। एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या काम है, ये ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट ना होकर डाइजेशन में हेल्प करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड। ये क्या क्या होंगे, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज। ठीक है, ये जो होंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट ना होकर नहीं है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग प्रोसेस में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ने से, कैसे होगा। तो सपोज़ हमारा ये एक फिगर है, माउथ यहाँ से नेक के ऊपर से अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो फूड है, ठीक है, सपोज़ फूड है, ठीक है, फूड को हमने अपने माउथ से अंदर लिया, बकल कैविटी में अंदर लिया। यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ ये टंग है, जीभ, ये जो है हमारा पूरा बकल कैविटी, ये नज़ल चैम्बर है, नोज स्ट्रिल, नोज यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, बकल कैविटी। हमने फूड को लिया, उसको चबाया, च्यू किया, तो मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल इसीलिए लिखे थे क्योंकि हमने फूड को अंदर लिया बकल कैविटी में, उसको च्यू किया मैकेनिकली, तो मैकेनिकल प्रोसेस। अब इस बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसमें, सलाइवरी ग्लैंड जो होगा वो सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो होगा वो सिक्रीट्स सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करेंगे किस में, बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में आ गया सलाइवा। अब जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। जो हम लोग फूड खाए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा कौन, सलाइवा। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करेगा कौन, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जो होता है, सलाइवा कंटेन्स
salivary amylase enzyme contains a enzyme known as salivary amylase or tyline या अल्फ़ा अमाइलेज, खैर अल्फ़ा अमाइलेज। तो जो फूड हमारे बकल कैविटी में ही है अभी तक, सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेट किया हमारे बकल कैविटी में, उसमें क्या है, सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन, दोनों एक ही हैं। ये क्या करेगा, ये 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। मतलब डाइजेशन मतलब क्या है, इसका ब्रेक डाउन करेगा, कॉम्प्लेक्स है, किस फॉर्म में, डाइसैकेराइड में या माल्टोज में। ठीक है, कौन, ये यहाँ 30% कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, अब माल्टोज क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाइजेशन में ही है, कार्बोहाइड्रेट है तो मोनोसैकेराइड क्या होगा, डाइसैकेराइड क्या होगा, पॉलीसैकेराइड क्या होगा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा अमाइनो एसिड्स में, फैट टूटेगा फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में। तो उसमें मैं बताऊंगा कि माल्टोज है कि, यहाँ सिर्फ बता देता हूँ कि 30% कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटा, ये कॉम्प्लेक्स है, ये डाइसैकेराइड है, मतलब डाई मतलब दो, तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, तो क्या होगा, डाइसैकेराइड, नाम माल्टोज। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये डाइसैकेराइड है, यहाँ लिख देता हूँ, डाइसैकेराइड। ठीक है, अब फूड जो है वो ओइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आएगा। ठीक है, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में सिर्फ किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इनकम्प्लीट है, डाइसैकेराइड में तोड़ दिया है, कौन, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, माल्टोज में उसको ब्रेक कर दिया। अब ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ आएगा, स्टमक में। तो आइए हम लोग स्टमक में चलते हैं। अब यहाँ एक और बात, सैलिवरी ग्लैंड जो होंगे वो 3 पेयर्स में होंगे, मतलब 6 होंगे, 3 पेयर्स में होंगे। सलाइवा कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक, मतलब कि जो pH होगा वो 6.8 होगा। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक। और ये इसका जो सिक्रीशन होता है, क्वांटिटी होता है, वो 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। मतलब हम लोग 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रीट करते हैं पर डे। ठीक है, ये था सलाइवा के बारे में। अब क्या होगा, ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ आया, स्टमक में। अब नो डाइजेशन अकर्स इन ओइसोफेगस। जो ओइसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा, सीधे फूड जो है वो कहाँ आएगा, स्टमक में। चलिए कहाँ आ गया, स्टमक में। अब क्या होगा, पहले स्टमक के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, जे शेप का है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जे शेप्ड है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। चलिए ठीक है, अब जो फूड इसमें पहुंचा, अब स्टमक में डाइजेशन होगा। ठीक है,
तो जो स्टमक है वो क्या सिक्रीट करेगा? सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट किया, सलाइवा में क्या था? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। तो वैसे ही जो है स्टमक है क्या सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या होगा? पेप्सिनोजेन, और कुछ अमाउंट में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है। अब हमने सलाइवा का पीएच के बारे में बात किया, सिक्रीशन के बारे में बात किया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। पीएच क्या होगा? 1.5 to 2.5 pH। ठीक है। कैसा होगा? 1.5 to 2.5 pH। अब क्या क्या है? HCl है, पेप्सिनोजेन है, और गैस्ट्रिक लाइपेज है। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव, मतलब ये अभी डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो अब उसमें HCl भी है, पेप्सिनोजेन भी है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? लिपिड डाइजेशन करेगा। ठीक है। लेकिन चूंकि pH 1.5 से 2.5 है, मतलब हाईली एसिडिक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के लिए ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है या फेवरेबल pH नहीं है जिसमें वो अपना फंक्शन करेगा। जनरली वो 4 to 5 pH में करता है डाइजेशन, मतलब हाईली एसिडिक में नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियम या उससे भी ज़्यादा स्लाइटली एसिडिक। अब गैस्ट्रिक लाइपेज वो 1% डाइजेशन करेगा, ओनली 1% डाइजेशन अकर्स किसका? लिपिड का। गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा या फैट का डाइजेशन करेगा। 1% फैट का डाइजेशन करेगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हाईली एसिडिक है और गैस्ट्रिक लाइपेज हाईली एसिडिक कंडीशन में एक्टिव नहीं होगा, वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए 1% फैट का डाइजेशन होगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब स्टमक में क्या होगा? नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर। इसका क्या रीज़न है? इसका भी वही रीज़न है, एक तो कोई एंजाइम नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, और हाईली एसिडिक कंडीशन में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। अब लिपिड का डाइजेशन 1% होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा ही नहीं, तो बचेगा क्या? प्रोटीन। तो जो पेप्सिनोजेन है वो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लेकिन है कैसा? इनएक्टिव। तो एक्टिव कैसे होगा? तो जो HCl है इसका डुअल रोल है, पहला क्या और दूसरा। HCl हैज डुअल रोल, दो फंक्शन है। ये एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन, ठीक है। और सपोज हमने खाना खाया तो खाने में कुछ जर्म्स होंगे, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, तो अगर स्टमक में आ गए तो HCl क्या करेगा? उन जर्म्स को भी किल कर देगा। किल द जर्म्स। हालांकि सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, लेकिन अगर कुछ जर्म्स जो है वो स्टमक में भी आ गए तो HCl क्या करेगा? उनको किल कर देगा। अब क्या है? पेप्सिनोजेन
को एक्टिवेट करके क्या बना दिया, पेप्सिन। कौन, HCl। HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जो प्रोटीन है इसको, ये जो पेप्सिन है यहाँ पेप्सिन, इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने फूड लिया, बकल कैविटी में आया, बकल कैविटी में किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, कंप्लीट नहीं 30% डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड यूनिट माल्टोज में ब्रेक हो गया। अब वो फूड ओइसोफेगस के थ्रू आया स्टमक में, तो स्टमक में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, 1% फैट का डाइजेशन हुआ। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट हाईली एसिडिक था, और जो लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज है वो मॉडरेटली एसिडिक या स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिवेट होता है या उसको फंक्शन करता है, सिर्फ 1% डाइजेशन होगा। एक और था, उसमें क्या एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन था, इनएक्टिव था, लेकिन पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करेगा, पेप्सिन, सॉरी HCl। जो पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे, पेप्सिन। ये इसको यहाँ लिख देते हैं, एक्टिव। अब पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको 50% प्रोटीन, जो प्रोटीन 50% प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटीज में तोड़ देगा। ये भी सिंपलर फॉर्म नहीं है अभी तक, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटा है। अब एक बात और, फूड ओइसोफेगस के थ्रू आया तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फूड है वो आता है कहाँ, स्टमक में। किसके थ्रू, ओइसोफेगस के थ्रू। कैसे आता है, आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओइसोफेगस जो होता है वो, उसका जो वॉल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में, जिसके हेल्प से या जिसके वजह से जो फूड है वो कहाँ आता है, स्टमक में। कैसे होगा, सपोज़ ये एक ओइसोफेगस बना देते हैं, एक पाइप, ओइसोफेगस फूड पाइप जो है, ये फूड है। तो ये जो फूड अंदर आया तो क्या होगा, ये पार्ट थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, अंदर आ गया, या सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए। सपोज़ फूड आया तो जो ओइसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, फूड अंदर आया। सपोज़ फूड यहाँ आ गया, अब ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला पार्ट रिलैक्स होगा, फिर फूड यहाँ आ गया। अब क्या होगा, फिर ऊपर का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नीचे रिलैक्स होगा, तो फिर फूड और नीचे जाएगा। फिर जहाँ गया उसके ऊपर का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे वाला पार्ट रिलैक्स होगा। ऐसा करते करते फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ओइसोफेगस का, जो फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लगातार रिलैक्स कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। या उस मूवमेंट को कैसा बोलते हैं, किस टाइप का मूवमेंट बोलते हैं उसको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, बाय कंटिन्यूअस contraction and relaxation of food pipe or oesophagus. Food enters the stomach और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को किसका, फूड पाइप का, याद रखना है, बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो बकल कैविटी से स्टमक में आता है। चलिए, स्टमक में काम हो गया, डाइजेशन हो गया। अब स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
तो उसके लिए पूरा पहले मिटा देते हैं। चलिए, अब आया फूड कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक डुओडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा जो है वो इलियम, ठीक है। डुओडेनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है, डाइजेशन अकर्स हेयर। जो डाइजेशन का मेन साइट है या जिस ऑर्गन में मैक्सिमम डाइजेशन होगा, जहाँ कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में टूट जाएगा, वो साइट का नाम क्या है, डुओडेनम। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। कैसा है, सी शेप्ड है। तो और जेजुनम और इलियम क्या है, ये दोनों का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जेजुनम में। खैर यहाँ भी होता है, इसलिए हम लोग दोनों को लिखे। अब डुओडेनम में क्या होगा, हमने पढ़ा था लिवर, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या पढ़ा था, लिवर। लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 to 1.6 kg होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है। और ये सिक्रीट करेगा बाइल, सिक्रीट्स बाइल। जैसे सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट किया, सलाइवा। लिवर क्या सिक्रीट किया, बाइल। गैस्ट्रिक जो स्टमक है, जो उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वो क्या सिक्रीट किया, गैस्ट्रिक जूस। तो जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करेगा, बाइल। और बाइल में क्या होगा, बाइल में होगा सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होंगे। तो हम लोग यहाँ सॉल्ट्स लिखते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही काम है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे कि कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आयंस, HCO3-। बाइल ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड बाइल। क्या होगा उसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये जो बाइल है वो कहाँ आएगा, डुओडेनम में, क्योंकि डाइजेशन यहाँ हो रहा है। तो बाइल आएगा डुओडेनम में। चलिए ठीक है, इसका काम क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे आगे, डुओडेनम में जब डाइजेशन पढ़ेंगे। फिर हमने एक पढ़ा पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होगा ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है इधर, ठीक है, साइड में। तो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, ठीक है, पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करेगा, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और क्या करेगा, लाइपेज। अब एक बात याद रखना है, क्या बाइल जो है वो डाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। ये क्या करेगा,
जो बाइल है, बाइल का फंक्शन है वो क्या करेगा, जो फैट का बड़ा ग्लोब्यूल्स है, जो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में, तो जो लाइपेज एंजाइम है ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, फैट को तोड़ेगा। तो इस बड़े मॉलिक्यूल पे लाइपेज उतना इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है। तो जो बाइल है वो इसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है, बड़ा था इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया। लार्ज फैट ग्लोब्यूल, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स जो लिखिए। तो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से बाइल, कौन, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, बाइल में क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लार्जर फैट ग्लोब्यूल को या मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाए फैट मॉलिक्यूल्स का, और जो लाइपेज है वो इफेक्टिवली काम कर सके। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच लार्ज फैट ग्लोब्यूल या मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। चलिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट जो छोटा मॉलिक्यूल में टूट गया, कहाँ ये सब हो रहा है, ये सब डुओडेनम में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो होता है 6.1 मीटर, 6.1 मीटर इसका लेंथ होता है, लेकिन ये इतना क्वाइल्ड होता है हमारे बॉडी में। तो सपोज़ अगर क्वाइल्ड नहीं होता तो हमारा हाइट 6.1 मीटर जोड़ लीजिए, बहुत लंबा होता, लेकिन ये हाईली क्वाइल्ड होता है बॉडी में, तो इसलिए छोटा दिखता है, लेकिन साइज़ इसका है कितना, अगर उसको हम लोग पूरा स्ट्रेट करेंगे तो 6.1 मीटर। अब जितना मिलियम हम लोग एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे, इसको मिटा दिया जाए। सी शेप्ड है डाइजेशन अकर हेयर। अब क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस भी कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ, डुओडेनम में। अब है क्या क्या, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टमक में 50% प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, यहाँ पे रेस्ट 50% का डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का, ना कि पेप्टोन्स और प्रोटीओज का जो वहाँ हुआ था। 50% प्रोटीन्स, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस, ठीक है। कौन करवाएगा, ट्रिप्सिन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन फॉर श्योर आपको पूरा डाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को। अब 50% प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओज में टूट गया। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था, बकल कैविटी में, तो बचा कितना, 70। तो 70% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी टूट जाएंगे माल्टोज में, जो क्या है, डाइसैकेराइड यूनिट है। माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में भी टूटते हैं, लेकिन आपको माल्टोज ही पढ़ना है। अब कौन तोड़ेगा, नाम है क्या, एमाइलेज। वहाँ क्या था, सलेवरी अमाइलेज, यहाँ क्या है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, लेकिन है क्या, अमाइलेज। सलाइवा सीक्रेट कर रहा था सलेवरी ग्लैंड, तो सलेवरी अमाइलेज, यहाँ पैनक्रियाज कर रहा है तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ दिया। अब ये भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, फैट। लाइपेज जो है वो क्या करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है।
ब्रेकडाउन करवाएगा। तो जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइपेज के हेल्प से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब पेप्टोन्स और प्रोटियोज ये सिंपलर यूनिट नहीं है अभी, तो अब क्या होगा? अब पैनक्रियास का काम ख़त्म, अब काम हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या सिक्रीट करेगा? जूस, जिसको हम लोग बोलेंगे सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस, लेकिन एक इसका फंडा है, इसका लफड़ा है, ये ऐसे काम नहीं करेगा। अब देखिए क्या होगा। स्टमक में फूड था, हाईली एसिडिक फूड था, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो फूड क्या है? हाईली एसिडिक। लेकिन जो इसके एंजाइम्स होंगे, जो सक्कस एंटेरिकस एंजाइम है, ये क्या करेगा? इसके जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर सकते हैं, इनको चाहिए अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए क्या, जो पैनक्रिएटिक जूस है उसमें भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड होते हैं कुछ ब्रूनर ग्लैंड, वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो एसिडिक फूड को जो स्टमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन में बदल देता है। फिर से समझिए एक बार, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो डुओडेनम है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होंगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रीशन करेंगे, जो स्टमक से आया हुआ एसिडिक फूड को किस में चेंज कर देगा? अल्कलाइन फूड में। अब फूड अल्कलाइन हो गया तो सक्कस एंटेरिकस क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। अब जो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पढ़ते हैं, जैसे माल्टोज है, तो जो माल्टोज ये कैसा है? डाइसेकेराइड, दो सिंगल में टूट जाएगा मोनोसेकेराइड। फिर माल्टोज को तोड़ेगा एंजाइम, उसको बोलेंगे माल्टेज। अब सारे हम लोग सक्कस एंटेरिकस का एंजाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। माल्टोज डाइसेकेराइड, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। अब हमारा बॉडी जो है, जो जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम और इलियम में, वो इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पेप्टोन्स हैं और प्रोटियोज है, इसको तोड़ देंगे प्रोटीएजेज। प्रोटीएज किसमें? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज। और जो हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल था, वो यहाँ ब्रेक होगा। जैसे कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है, ट्राइग्लिसराइड, वो एक फैटी एसिड और 3 ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है। सॉरी, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से, सॉरी सर, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से। तो एक एक करके, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड है वो बनेगा डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड किस में बनेगा? मोनोग्लिसराइड में, और वहाँ से क्या टूट हो जाएगा? अलग अलग ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ जो होगा वो डाइग्लिसराइड में ही होगा। और जो इसमें जो लाइपेज, इसमें भी लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस डाइग्लिसराइड
को तोड़ देते हैं मोनोग्लिसराइड में, फिर किस में तोड़ देंगे, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में। तो खैर अब क्या होगा, इसी में समझ जाइए, जो फैट है, जो फैटी एसिड है, फैट पहले टूटेगा किस में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में है तो किस में टूटेगा, डाइग्लिसराइड में। फिर डाइग्लिसराइड किस में टूटेगा, मोनोग्लिसराइड में। और मोनोग्लिसराइड क्या है, फैटी एसिड में चल जाएगा। यहीं पे कर देते हैं। फैट जो है वो किस में, डाइग्लिसराइड, ये कि फिर किस में, मोनोग्लिसराइड, ये किस में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन तो हो गया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जो जेजुनम है और इलियम है उसमें जो वॉल्स होंगे उनके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होता है ऐसा, ठीक है। ऊपर से भी होंगे, ये मैं नीचे का सपोज अगर ऐसे है तो ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला फिगर, ठीक है। तो जो जेजुनम में जो वॉल्स होते हैं वो वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक projections in wall of small intestine मतलब जेजुनम और इलियम, known as villi, VILLI। तो सपोज कोई अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे रहता तो सरफेस एरिया कितना है, बस इतना ही। लेकिन अब ये ऐसे है, अब सरफेस एरिया क्या होगा, इतना बढ़ गया। तो जो विल्लाई है वो इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये जो विल्लाई हैं इनमें रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन किसके मदद से होगा, विल्लाई के। विल्लाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करेंगे, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देंगे ताकि जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो ज़्यादा अच्छा से हो, ज़्यादा फास्ट हो। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। कौन करेगा, जेजुनम और इलियम। अब अभी बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, किसका किसका एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ लिख देते हैं एक बार, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, खैर तो प्लाज्मा में मिलकर चले जाते हैं, तो उतना आपको हायर क्लासेस पढ़ना है 11th में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें। यहाँ पे इतना ही जान लीजिए कि जो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गए उनका एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से, विल्लाई से। विल्लाई कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, इनर वॉल्स में। और कैसा प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। चलिए अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, बगल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ कितना होगा, 1.5 मीटर अप्रॉक्स। अब क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपका क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ तो 6.1 मीटर था,
इसका लेंथ 1.5 मीटर ही है, लेकिन हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोले, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोले, जबकि बड़ा तो वो है। तो यहाँ पे सिंपल इसका रीज़न यह है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, जो कैविटी होता है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने यहाँ से कट किया, उसका एक पार्ट, उसका जो कैविटी है अंदर का, ये जो ल्यूमेन है, ये छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसका ल्यूमेन जो होता है, उसका जो कैविटी होता है वो बड़ा होता है, जिसके वजह से हम लोग डायमीटर बोलिए, डायमीटर बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब फूड कहाँ आया, लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर जो होता है वो 90% एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो रेस्ट वाटर है जो एब्जॉर्ब होना है बच गया, वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, काइकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन भी 3 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। खैर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया वाटर। अब जो फूड बचा, जो अब सब काम हो गया, जो फूड था डाइजेशन हुआ, उसका जो सिंपलर फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो होना था वो कहाँ हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ 1.5 मीटर, लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर बड़ा होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, रिमेनिंग undigested food is excreted out या egested out, is removed out of the body through anus। प्रोसेस का नाम ईजेशन, ठीक है। असिमिलेशन क्या है, अब जो फूड जो है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, ये क्या होंगे, अब ब्लड के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स थे विल्ले में, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल तक जाएंगे, हर एक टिश्यू तक जाएंगे। वो उनके हेल्प से अपना प्रोटोप्लाज्म, अपना जो फंक्शंस है वो पूरा करेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, असिमिलेशन। तो इस तरह से डाइजेशन जो ह्यूमंस का हमारा कंप्लीट हुआ। ये वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन आई होप आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाइजेशन समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पायरेशन। थैंक यू।